हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस जे का एग्जामिनेशन 12 फरवरी 2023 को होने वाला है। दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू सेशन लेके आया हूँ, जो कि एमसीक्यू सेशन का ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। दोस्तों पार्ट फर्स्ट मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर करा रखा है, आप चाहें तो उसको पार्ट फर्स्ट को भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जा करके। जो आज मैं आप लोगों के सामने कराने वाला हूँ दोस्तों, ये जूरिस्प्रूडेंस का सेशन है। इसी जूरिस्प्रूडेंस के सेशन में जितना पॉसिबल हो सकता है उन सभी क्वेश्चन को मैं लेने वाला हूं और साथ साथ में उसके एक्सप्लेनेशन को भी बताने वाला हूं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसका पीडीएफ आपके पास होना चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जा करके ये लॉ विथ रोनित सर्च कर लेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे वहाँ पे एक ग्रुप आ जाएगा, उस ग्रुप को आप चाहेंगे तो ज्वाइन भी कर सकते हैं और ज्वाइन करने के बाद वहाँ से आप आसानी से पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इसका पीडीएफ पा सकते हैं और उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की हम बात करते हैं यहाँ पे, जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। देखिए किसका मत है कि समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं। तो ये सामंड महोदय हैं, इन्हीं के द्वारा कहा जा रहा है। संहिताकरण का दोस्तों मतलब होता है कोडिफिकेशन करना। जैसे जितने भी हम लोग लॉ पढ़ते हैं उन सभी लॉ के बारे में हमको पता है कि हाँ, जैसे आईपीसी हम पढ़ रहे हैं तो आईपीसी कोडिफाइड लॉ है, सीआरपीसी पढ़ रहे हैं तो सीआरपीसी कोडिफाइड लॉ है। मीन्स कि उसका संहिताकरण किया जाना आवश्यक होता है। और कौन सा लॉ है जिसको हम लोगों ने कोडिफाई नहीं किया है? अभी तक जो हम लोग टॉट लॉ पढ़ते हैं, जो अपकृत्य विधि पढ़ते हैं, उसको कोडिफाई नहीं किया गया है। मीन्स कि जो लॉ होता है उसको कोडिफिकेशन करने की बात यहाँ पे की जा रही है। तो अब देखिए इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए क्या कह रहा है। सामंड के अनुसार समस्त विधि संग्रह को अधिनियमित विधि के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संहिताकरण कहते हैं। हालांकि संहिताकरण के समर्थक नहीं रहे, ये संहिताकरण की बात करते हैं लेकिन संहिताकरण के समर्थक नहीं रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने विधि शास्त्र के निम्नलिखित 3 वर्गों में विभाजित किए हैं? अब किसने विधि शास्त्र को 3 वर्गों में विभाजित किया है? तो ये करने वाले भी सामंड महोदय हैं। विश्लेषणात्मक में विभाजित किया, ऐतिहासिक में और नैतिक में। इन्होंने ही विधि शास्त्र को 3 वर्गों में विभाजित किया है। अब किस किस प्रकार से विभाजित किया, जब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे तो ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। सामंड ने विशिष्ट अर्थ में विधिशास्त्र को 3 भागों में विश्लेषणात्मक मीन्स की एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ और नैतिक इथिकल स्कूल ऑफ लॉ में विभाजित किया। विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र में विधियों को प्राथमिक सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। इसके प्रणेता जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं। देखिए यहाँ से आपको कितने फैक्ट मिलते जा रहे हैं। एक क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, उस क्वेश्चन में से आप जब एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं तो देखिए कितने फैक्ट आपको मिल रहे हैं कि इसके जो प्रणेता कौन माने जाते हैं। इसके प्रणेता जॉन ऑस्टिन महोदय माने जाते हैं। ऐतिहासिक विधिशास्त्र के विधिक सिद्धांतों तथा कल्पनाओं के इतिहास का विवेचना होता है। इसके संस्थापक सर हेनरी मेन और सैविग्नी है। जो ऐतिहासिक विचारधारा, इसके संस्थापक जो हैं सर हेनरी मेन है और सैविग्नी महोदय को माना जाता है। नैतिक विधिशास्त्र का संबंध विधि कैसी होनी चाहिए अर्थात आदर्श विधि से होता है। तो देखिए आपने एक क्वेश्चन देखा, उस एक क्वेश्चन से यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन आपको मिल गए। क्वेश्चन आप लोगों ने क्या देखा कि किसने विधिशास्त्र को 3 वर्गों में विभाजित किया है। तो ये तो विभाजित करने वाले तो सामंड महोदय हैं, इनके द्वारा विभाजित किया था। लेकिन जो इसके एक्सप्लेनेशन से जो आपको फैक्ट मिला है वो भी फैक्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन वाला ही क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। और क्वेश्चन के वेटेज को आप देखते रहिए कि हाँ ये किस किस एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्लेषणात्मक, ऐतिहासिक एवं नैतिक विधिशास्त्र। विधिशास्त्र के 3 विभिन्न भाग हैं। ये 3 विभिन्न भाग हैं, ये किसके अनुसार है? ये सामंड महोदय के अनुसार भाग हैं। मीन्स कि अभी सामंड महोदय को आप लोगों ने देखा है, जो ऊपर एक्सप्लेनेशन देखा है वही सेम एक्सप्लेनेशन इसी का भी होगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विधि को प्रमुख एवं गौण नियमों का योग कहा है? किसके द्वारा कहा गया है कि विधि प्रमुख होना चाहिए, विधि गौण होना चाहिए? ये एचएलए हार्ट जी के द्वारा कहा गया है। इन्हीं के द्वारा कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ का सिद्धांत प्रतिपादन किया गया। अब देखिए इनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आधुनिक आंग्ल विधि शास्त्री मीन्स कि ये मॉडर्न इंग्लिश लॉ के फादर हैं। एचएलए हार्ट ने अपनी पुस्तक दी कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ विधि को प्रमुख और गौण नियमों का योग कहा है। हार्ट ने ऑस्टिन की विधि संबंधी धारणाओं को अमान्य करते हुए विधि एवं नैतिकता में घनिष्ठ संबंध बताया है। इनके द्वारा बताया गया है जो विधि होता है और जो नैतिकता होता है, जो लॉ होता है, जो मोरालिटी होता है, इसमें एक बड़ा अच्छा रिलेशन होता है। इसी रिलेशन के बारे में एचएलए हार्ट महोदय जी के द्वारा बताया गया है। और इनके द्वारा एक बुक लिखा गया है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। ये भी आपको लर्न करके रखना है दोस्तों। अगर इस प्रकार से आपकी प्रिपरेशन रहेगी तो आप एग्जामिनेशन में कभी भी पीछे नहीं रहेंगे। आप 1 नंबर ले करके आएंगे, 1 नंबर अपना वहाँ पर दे करके नहीं आएंगे। हाँ, जैसे एचएलए हार्ट
आ रहा है तो इनके बारे में 2-3 बात आप जान लीजिए। पहला बात आप जान लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, ये नैतिक और क्या कहते हैं, नैतिक की बात करते हैं और लॉ की बात करते हैं, मीन्स की इथिकल की बात करते हैं और लॉ की बात, ये अभी सामंत HLA हार्ट महोदय जी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विधि के अधिरचनावादी दृष्टिकोण के बारे में किसने कहा है कि यह समादेश, अनुशस्ति एवं संप्रभुता की त्रिवेणी है। अब किसके द्वारा ये बातें कहा गया है कि ये समादेश मीन्स की कमांड के बारे में, अनुशस्ति के बारे में और संप्रभुता की त्रिवेणी के बारे में है, ये बात किसके द्वारा बताया गया? दोस्तों ये बात जो बताया गया है, ये बात हार्ट महोदय के द्वारा ही बताया गया। हार्ट महोदय ही इसके प्रतिपादक, उन्हीं के द्वारा ये बात बताया गया। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको ये बातें जो हार्ट महोदय बता रहे हैं वो और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए, आधुनिक आंग्ल विधि शास्त्र मीन्स की जो आधुनिक, जो मॉडर्न इंग्लिश लॉ के पिता हैं HLA हार्ट ने अपनी पुस्तक कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ तथा रूल ऑफ रिकॉग्निजेशन में, इनका देखिए अब एक अभी बुक देख रहे थे आप कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, अब इनके पास एक सेकेंड भी बुक आ गया, कौन? रूल ऑफ रिकॉग्निजेशन में ऑस्टिन की विधि संबंधी धारणाओं को अमान्य करते हुए इस बात पर बल दिया है कि निश्चयात्मक विधि, जो निश्चयात्मक विधि होती है, को अन्य नैतिकता से पृथक नहीं रखा जा सकता है। विधि की नई संकल्पना प्रस्तुत करते हुए प्रोफेसर HLA हार्ट ने अधिरचनावादी मीन्स की पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लॉ को समादेश, अनुशस्ति और संप्रभुता की त्रिवेणी बताया। इन्हीं के द्वारा बताया गया है कि कौन कौन संप्रभुता की त्रिवेणी कहा जाता है, मीन्स की सॉवरेन का पावर जो है, उसी सॉवरेन के पावर में यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं, हार्ट का विधि विश्लेषण प्रभेद करता है। अब कौन करता है? ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आपका सी होगा। आभारी, बाध्य होना तथा आभार रखने के बीच की ये बारे में बात बताया जा रहा है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। हार्ट का विधि विश्लेषणात्मक आभारी, बाध्य होना तथा आभार रखना के बीच में प्रभेद करता है। HLA हार्ट विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक विचारधारा से संबंधित है। इन्होंने अपनी विधि संबंधी विचारों में मान्यता को महत्वपूर्ण स्थान दिया। इन्होंने मान्यता, जो रिकॉग्नाइजेशन दिया जा रहा है, जो मान्यता किसी के द्वारा दिया जाता है, उसी के बारे में इनका मानना है कि जो मान्यता होता है इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। इन्होंने विधि में बाध्यता, प्रपीड़न तथा धमकी को निहित माना। इन्होंने माना है कि विधि में ये सारी चीज़ें पहले से विद्यमान रहती हैं, तो इनका मानना बस ये था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं 113 मीन्स की 113, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नामक के पुस्तक हैं HLA हार्ट हैं। अभी आप लोगों ने देखा है रूल ऑफ रिकॉग्निशन और क्या कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नामक पुस्तक HLA हार्ट जी के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक, ये हार्ट यहाँ पे लिखा है लेकिन इनका पूरा नाम HLA हार्ट है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ नामक पुस्तक के लेखक HLA हार्ट और इसके अतिरिक्त हार्ट ने रूल ऑफ रिकॉग्निशन तथा स्पेंसर ऑफ लॉ एंड मॉरल्स नामक पुस्तक लिखी है। HLA हार्ट विधि शास्त्र की विश्लेषणात्मक शाखा के समर्थक हैं। इन्होंने विध्यात्मक को प्राकृतिक विधि से जोड़ा है। जो विध्यात्मक विधि होता है उसको प्राकृतिक विधि से इन्होंने जोड़ने का काम किया है, मीन्स की मोरालिटी को और लॉ को इन्होंने साथ साथ रखने का कार्य किया है। हार्ट महोदय के द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रमुख गुण है। यह कथन किसका है? यह कथन जॉन रॉल्स जी का है। जॉन रॉल्स जी के द्वारा ये कहा जाता है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, जॉन रॉल्स 20वीं सदी के महान नैतिक विचारक, वो अमेरिकी दार्शनिक थे, मीन्स कि ये अमेरिका के थे, ये अमेरिका के दार्शनिक थे। उन्होंने वर्ष 1971 में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस का प्रकाशन किया। उनकी इस रचना ने उदारवादी को नई दिशा व चेतना प्रदान की है। नई उदारवादी और चेतना इनके बुक के द्वारा प्रदान किया गया, मीन्स कि इन्होंने अपने बुक में इस प्रकार से कोई भी चीज़ों को लिखा था कि जो नई ऊर्जा और चेतना को यहाँ पे प्रदान किया है। इससे सामाजिक न्याय की संकल्पना को विकसित किया गया। न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम गुण है। किसने कहा? ये जॉन रॉल्स जी के द्वारा ये बातें कही गई हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, सभी के सभी जूरिस्प्रूडेंस के, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन जूरिस्प्रूडेंस के और जूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये लिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? इनके जो लेखक हैं जॉन रॉल्स महोदय हैं। इनके एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ पर देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विधि शास्त्री का कथन है विधि मानव आचरण को नियमों के शासन के अधीन बनाने का उपक्रम है? ये किसके द्वारा कहा गया? ये फुलर जी के द्वारा कहा गया है। अब फुलर जी यहाँ पे क्या कहते हैं? फुलर के अनुसार विधि वैध व्यवहार के संबंधों को शासित करती है, जिसमें मनुष्य के ऊपर एक वैधानिकता का आवरण आ जाता है, जिसमें वह आसानी से प्रवेशित होता है तथा उसके बाहर जाने पर वह विधि अवनधनता मीन्स की अवज्ञा की बार करता, अवज्ञा की श्रेणी में आ जाता है। अगर आप एक बार लॉ को फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके समाज में लॉ है, लॉ नामक चीज़ है, अगर आप लॉ
का वायलेशन करते हैं, मीन्स कि आप लॉ को नहीं मानते हैं, उसकी अवज्ञा करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, उसके लिए आपको पनिशमेंट भी दिया जाएगा। फुलर ने अपनी पुस्तक में इस बात को लिखा है, द मोरालिटी ऑफ लॉ में उन्होंने लिखा है, द लॉ इज इंटरप्राइजेज ऑफ सब्जेक्टिंग ह्यूमन कंडक्ट टू द गवर्नेंस ऑफ रूल। जो ह्यूमन कंडक्ट के ऊपर किसका गवर्नेंस होता है, रूल का। हम लोग गवर्न किससे होते हैं, हम लोग लॉ से गवर्न होते हैं। अगर हम कहीं ना कहीं अगर सर्वाइव कर रहे हैं अपने कंट्री में, हमारे कंट्री में अगर लॉ प्रिवेल कर रहा है, तो हम उसी लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को सर्वाइव करा रहे हैं। लॉ कहता है कि ये चीज़ ऑफेंस है तो ये चीज़ ऑफेंस है, अगर लॉ कहता है ये चीज़ ऑफेंस नहीं है तो ये चीज़ ऑफेंस नहीं है, हम लॉ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित विधिशास्त्रियों में से कौन से विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद स्कूल शाखा से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन इस स्कूल से संबंधित नहीं है, तो रोनाल्ड ड्वार्किन जो हैं ये किस स्कूल से संबंधित नहीं है, इनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ऑस्टिन, केल्सन एवं हार्ट विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद शाखा से संबंधित है, जबकि रोनाल्ड ड्वार्किन इससे संबंधित नहीं है। ये जो तीनों ऊपर जो लोग हैं ये इस स्कूल से संबंधित हैं। किस स्कूल से, विश्लेषणात्मक प्रत्यक्षवाद स्कूल से संबंधित है, लेकिन जो ड्वार्किन महोदय हैं ये इस स्कूल से, रोनाल्ड ड्वार्किन महोदय जी हैं ये इस स्कूल से संबंधित नहीं है। ऑस्टिन के निश्चयात्मक विधि का सिद्धांत दिया, ऑस्टिन ने निश्चयात्मक विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया, इन्होंने विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र का प्रणेता माना जाता है। केल्सन का सिद्धांत विशुद्ध विधि का सिद्धांत या मूल मानक संबंधी सिद्धांतों के नाम से जाना जाता है। इनके द्वारा जो जॉन रॉल्स के द्वारा जो किताब लिखी गई है, या केल्सन जी के द्वारा जो किताब लिखी गई है, उसमें ये विशुद्ध विधि का सिद्धांत और मूल मानक संबंधी दो सिद्धांतों के बारे में इनके द्वारा किताब लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 118, विधि शास्त्र को दो स्कूल जिनमें से एक सामान्य लक्षण है किंतु अन्य सभी बातों में वे एक दूसरे से भिन्न हैं, वे हैं। बी इसका करेक्ट आंसर होगा, विश्लेषणात्मकवादी स्कूल तथा ऐतिहासिक स्कूल के बारे में हम यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखते हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन में क्या बताया जाता है, विश्लेषणात्मक स्कूल तथा ऐतिहासिक स्कूल दोनों ही विचारधाराओं ने प्राकृतिक विधि का विरोध किया है तथा दोनों का यह मानना है कि विधि मानव निर्मित होती है, जो विधि होती है वो मानव द्वारा निर्मित होती है, न कि ईश्वरी, किंतु अन्य सभी बातों में वे एक दूसरे से भिन्न है, वो एक दूसरे से भिन्न है। ऐतिहासिक शाखा, अब इनके ऐतिहासिक शाखा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखिए। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऐतिहासिक विधि की उत्पत्ति तथा उसके विकास क्रम का अध्ययन करती है। जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, जो क्रोनोलॉजी होता है, उसी क्रोनोलॉजी को ये स्टडी करने का काम करते हैं, जबकि विश्लेषणात्मक शाखा विधि के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन करती है। इसी प्रकार ऐतिहासिक विधिशास्त्र विधि का मुख्य कारण रूढ़ियों को मानती है। जो रूढ़ी होती है, जो ट्रेडिशंस होते हैं, जो कस्टम्स होते हैं, जो ट्रेड होते हैं, उन्हीं को ये मानती है, जबकि विश्लेषणात्मक शाखा संविधिक कानून को ही वास्तविक कानून मानता है। लेकिन जो विश्लेषणात्मक शाखा का होता है वो वास्तविक कानून को ही कानून मांगता है, वो ये ट्रेडिशंस वगैरह को वो कानून मानने से थोड़ा सा इनकार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विधि की प्रकृति है वो सार्वभौमिक नहीं है, भाषा की भांति यह व्यक्तियों और काल के साथ परिवर्तित होती रहती है। ये किसके द्वारा कहा गया है, ये वाल्कजिस्ट ने कहा है, वाल्कजिस्ट के द्वारा ये कहा गया है। जो सेविनी महोदय हैं ये उनके द्वारा कहा गया, उनकी किताब है वाल्कजिस्ट, उसी वाल्कजिस्ट में ये बातें बताई गई है। उपर्युक्त कथन प्रसिद्ध विधिशास्त्री सेविगनी के लोक चेतना, मीन्स की लोक चेतना को ये वाल्कजिस्ट कहते हैं, इंग्लिश में उसको वाल्कजिस्ट कहते हैं और हिंदी में उसको लोक चेतना अर्थात लोक चेतना के सिद्धांत पर आधारित है। वस्तुतः लोक चेतना का सिद्धांत ही सेविनी की ऐतिहासिक विचारधारा का केंद्र है। यही लोक चेतना का जो सिद्धांत है वो सेविनी महोदय का ऐतिहासिक विचारधारा का केंद्र बिंदु है। उसने अपनी विधि संबंधी अवधारणाओं में कहा है कि विधि की प्राकृतिक सार्वभौमिक न होकर स्थानीय आंचलिक होती है और यह भाषा की भांति व्यक्तियों और काल के साथ परिवर्तित होती रहती है। ये भाषा जैसे जैसे बदलता रहता है, जैसे जैसे काल चेंजेस होते रहते हैं, उसी प्रकार से ये चेंजेस होते रहते हैं। ये किसके द्वारा बताया गया है, ये सेविगनी महोदय के द्वारा बताया गया है। और किस पुस्तक के द्वारा बताया गया, इनकी जो पुस्तक है लोक चेतना, वाल्कजिस्ट नामक पुस्तक है, उसी वाल्कजिस्ट नामक पुस्तक में ये चीज़ें इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विधि दार्शनिकों में से कौन विधिशास्त्र की ऐतिहासिक स्कूल शाखा का प्रवर्तक माना जाता है। अब किसको ऐतिहासिक स्कूल का प्रवर्तक माना जाता है, अभी आप लोगों ने देखा है सेविनी महोदय, इनके सेविगनी का अभी आप लोगों ने रूल देखा है, वाल्कजिस्ट इनकी किताब है, तो उसी वाल्कजिस्ट मीन्स की लोक चेतना का किताब भी आप लोगों ने देखा, तो यहाँ से आप मिला सकते हैं। देखिए फिर इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए तो समझ में आ जाएगा। विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा के प्रवर्तक फ्रेडरिक वान सेविगनी है। सेविगनी द्वारा रचित प्रमुख कृतियाँ द लॉ ऑफ पोजेशन, इनके द्वारा जो इंपॉर्टेंट बुक है वो देख लीजिए। द फर्स्ट है द लॉ ऑफ पोजेशन, द हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडिल एज, सेकेंड बुक है
ओम रेफर सेवेनी द्वारा रचित निबंध है। ये निबंध के बारे में नहीं पूछता है, इनके 2 पुस्तक हैं, उसी 2 पुस्तक के बारे में यहाँ से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर देखिए, किस विधि शास्त्री को डार्विनियन के पूर्व डार्विनियनवाद एवं समाजशास्त्र से पूर्व समाजशास्त्री कहा जाता है। देखिए ये यूपी सीजे 2006 में पूछा गया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसको विधिशास्त्र में डार्विन के पूर्व डार्विनियन के नाम से जाना जाता है। आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं टकराएगा, तो ये सेविग्नी महोदय को ही कहा जाता है, क्योंकि सेविग्नी ऐसे व्यक्ति थे जो ऐतिहासिक विचारधारा में विश्वास रखते थे। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, सेविग्नी को डार्विनियनवाद कहा गया क्योंकि ये विधि में क्रमिक अचेतन विकास के पक्षधर थे। इन्हें समाजशास्त्री भी कहा गया है क्योंकि ये विधि को समाज की आवश्यकताओं के साथ साथ उत्पन्न तथा विकसित होते हुए अनुभव किया है। इन्होंने देखा है समाज को किस तरह से विकास कर रहा है, किस तरह से उसका उद्भव हो रहा है, किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, इन सभी चीज़ों को देखा है। इसीलिए इनको डार्विन का डार्विनियनवाद भी कहा जाता है। किसको? सेविग्नी महोदय को कहा जाता है, किसी दूसरे को नहीं कहा जाता। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक स्कूल का डार्विनियन कौन कहलाता है? ऐतिहासिक स्कूल का डार्विनियन सेविग्नी महोदय कहलाते हैं। इस प्रकार के दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाए। देखिए यूपी पीसीएस 2008 में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, विधि शास्त्र की ऐतिहासिक पद्धति का उद्भव और विकास जर्मनी में हुआ था। इस पद्धति के प्रवर्तक सेविग्नी हैं। उनकी प्रथम पुस्तक ऐतिहासिक पद्धति पर थी जिसका नाम था द वेकेशन ऑफ आवर एज ऑफ लेजिस्लेशन एंड जूरिस्प्रूडेंस। उन्होंने ऐतिहासिक पद्धति पर अपने विचार इस पुस्तक में व्यक्त किए हैं। उन्होंने ऐतिहासिक स्कूल का डार्विनियन कहा जाता है। जो ऐतिहासिक स्कूल होता है उसका डार्विनियन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सेविग्नी महोदय को कहा जाता है, जो कि एक जूरिस्ट थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 123, विधि शास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल तथ्य की प्रतिक्रिया थी। अब किसके विरुद्ध प्रतिक्रिया थी? कल्पना के विरुद्ध, मीन्स की फिक्शन के विरुद्ध। ये क्या थी? एक प्रकार की प्रक्रिया थी कल्पना के विरुद्ध। मीन्स कि जो फिक्शन होता है, जो अवधारणा होता है, जो कल्पना होता है, उसी के विरुद्ध होता है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा के अंतर्गत विधि को समय की देन माना जाता है। जो विधि होता है उसको समय की देन माना जाता है कि हाँ, अगर आज एडल्ट्री हमारे यहाँ से हटा दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये क्या है? ये समय की मांग है। समय कह रहा है कि एडल्ट्री हटा देना चाहिए, तो एडल्ट्री हटा दिया गया है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। आईपीसी के सेक्शन 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि समय की मांग थी। जो समय मांग रहा है, धारा 377 को भी पार्सली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा। पूर्ण रूप से नहीं किया गया, पार्सली अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो समय की मांग है, अगर समय मांग रहा है कि नहीं ये चीज़ की आवश्यकता है, तो वो चीज़ उसको यहाँ पे देना पड़ेगा। वही चीज़ ये भी बता रहे हैं। विधिशास्त्र को ऐतिहासिक शाखा के अंतर्गत विधि को समय की देन माना जाता है। जो लॉ होता है वो समय की देन होता है। इसके अधीन विधि की उत्पत्ति तथा प्रगति का अध्ययन उन सिद्धांतों को संकेत करके दिया जाता है जो समय के साथ साथ विधि की प्रगति में सहायता करते हैं। यह शाखा प्राकृतिक विधि शाखा की कल्पना के विरुद्ध उत्पन्न हुई है। ऐतिहासिक शाखा विधि को ईश्वर या प्रकृति की उत्पत्ति न मानकर समाज की उत्पत्ति मानता है। ये समाज की उत्पत्ति इनको माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 124, विधि शास्त्र में विधि के राष्ट्रीय चरित्र को प्रस्थापित किया। किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया? ये सेविग्नी जी के द्वारा किया गया। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, विधि शास्त्र के ऐतिहासिक स्कूल के प्रवर्तक जर्मनी विधि शास्त्री सेविग्नी ने राष्ट्र तथा उसकी विधि के ऐतिहासिक संबंध स्थापित करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी राष्ट्र के विकास के साथ साथ वहाँ की विधि भी विकसित होती रहती है। कहीं जहाँ पे राष्ट्र जो विकास कर रहा है वहाँ पे उसकी विधि भी क्या करती है? धीरे धीरे विकास करती है। जैसे हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, तो टाइम टू टाइम अगर लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को नहीं कि ये जो चीज़ है इसमें क्या करना चाहिए, चेंजेस करना चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगता था कि नहीं, जो हमारा प्रियम्बल होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये पार्ट नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, तो उसने अपने निर्णय में कहा था कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही केशवानंद भारती में आया, वैसे ही उन्होंने कह दिया कि नहीं, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जैसे जैसे समय बढ़ता गया, विश्वास बढ़ता गया, तो कोर्ट भी अपना निर्णय क्या करती रहती है? देती रहती है, अपने निर्णय को बदलती रहती है। वही चीज़ यहाँ पर भी बता रहा है। विधि राष्ट्रीय लोक चेतना वोल्काजिस्ट का प्रतीक होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 125 देखिए, सेविग्नी का सिद्धांत किस विधि पर आधारित होता है? जो रोमन विधि पर। हम लोगों ने लॉ को जो पढ़ा है, जो लॉ को सीखा है, वो कहाँ से सीखा है? हम लोगों ने अडॉप्ट भी रोमन से ही किया है, क्योंकि रोमन में ही पहले इस प्रकार के पॉप हुआ करते थे, जो पादरी जिनको हम लोग कहते हैं, जो चर्च में हुआ करते थे, तो वो उन्हीं के द्वारा इस चीज़ का स्टार्ट किया गया। इसीलिए सेविग्नी, इसीलिए इसको रोम विधि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि सेविग्नी का सिद्धांत किस विधि पर आधारित है, तो वो रोम विधि पर आधारित है, क्योंकि उन्होंने रोम से ही सारी चीज़ों को अडॉप्ट किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126, किसने कहा है कि विधि कुछ और नहीं अपितु जनसाधारण की अंतर चेतना है। जहां अंतर चेतना की बात आती है, जहां लोक चेतना की बात आती है, वहां हमारे पास सैविग्नी महोदय आते हैं। ये बात अपने दिमाग में आप लोग बैठा के रखिएगा। अंतर चेतना की बात है, लोक चेतना की बात है, वोल्काजिस्ट की बात है, सभी के जगह पे सैविग्नी महोदय ही आएंगे, क्योंकि इन्हीं का सब है, नाम बस अलग अलग करके दे दे रहा है। कहीं अंतर चेतना दे दे रहा है, कहीं लोक चेतना दे देगा, कहीं वोल्काजिस्ट दे देगा। सैविग्नी के अनुसार विधि और कुछ अन्य नहीं अपितु जनसाधारण की अंत लोक चेतना है। उनके इस सिद्धांत को लोक चेतना का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ वोल्काजिस्ट, देखिए अभी हमने वोल्काजिस्ट का नाम लिया, थ्योरी ऑफ वोल्काजिस्ट कहा जाता है। फ्रेडरिक कार्ल सैविग्नी मूलतः जर्मनी के विधिशास्त्री थे। ये मूल रूप से जर्मन देश है, वहीं के विधिशास्त्री हैं। उन्होंने ऐतिहासिक विधिशास्त्र को अग्रणीय विचारकों में माना जाता है। उनके अनुसार विधि की उत्पत्ति राष्ट्र चेतना अथवा नागरिकों की बुद्धि द्वारा हुई है। जो नागरिक हैं उनके बुद्धि के द्वारा इसका क्या हुआ है, धीरे धीरे विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 127, किसने कहा है कि विधि कुछ और नहीं अपितु जनसाधारण की अंतर चेतना है। फिर चेतना आ गया, फिर सैविग्नी आ गया। जहाँ जहाँ चेतना आएगा, जहाँ जहाँ वोल्काजिस्ट आएगा, वहाँ वहाँ सैविग्नी महोदय आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन लोक चेतना, फिर सैविग्नी महोदय आ गए। आपको आंख बंद करके सैविग्नी लगा देना जहाँ लोक चेतना की बात आती है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है सैविग्नी महोदय। लोक चेतना वोल्काजिस्ट सिद्धांत के प्रतिपादक सैविग्नी है। सैविग्नी ने विधि को केवल अमूर्त सिद्धांतों तथा नियमों का संग्रह मात्र नहीं माना है, बल्कि उस देश विदेश के व्यक्तियों की आवश्यकताओं व प्रभाव की अभिव्यक्ति माना है। इस सिद्धांत को लोक चेतना वोल्काजिस्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो चेतना देते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, इसको लोक चेतना के नाम से जाना जाता है। विधि का स्रोत लोक चेतना है। किसके द्वारा कहा गया? सैविग्नी महोदय के द्वारा कहा जाता है। लोक चेतना सिद्धांत के जनक कौन है? सर सैविग्नी महोदय हैं। देखिए इस प्रकार से सैविग्नी से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। सैविग्नी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब आप एग्जामिनेशन देने बैठेंगे, सैविग्नी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन आ जाएंगे और क्वेश्चन एक ही रहेगा, 4-5 नाम दे देगा, आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए सैविग्नी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सभी को लाए हैं। दोस्तों इस सेशन में जितना हो सकेगा उतना मैं कराऊंगा, नहीं तो इसका नेक्स्ट सेशन में आप लोगों के सामने बहुत ही जल्दी लेकर के आने वाला हूं। दोस्तों आप अपना कमेंट करके हमको बताते रहिएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, जिससे कि मुझे भी अप्रिसिएशन मिलता रहेगा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को सैविग्नी ने लिखा था? अब देखिए किस पुस्तक को लिखा था? दिस सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ को, इस पुस्तक को सैविग्नी महोदय जी के द्वारा लिखा गया था। देखिए विधिशास्त्र की ऐतिहासिक शाखा के समर्थक विधिशास्त्र सैविग्नी ने द सिस्टम ऑफ मॉडर्न रोमन लॉ की रचना की है। द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, द प्रोविंसेस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड पुस्तक जॉन ऑस्टिन, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड, द लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड जेरमी बेंथम एवं एंशिएंट लॉ पुस्तक सर हेनरी मेन के द्वारा लिखी गई है। तो ये जितने पुस्तक हैं दोस्तों, आपको हूबहू इसी तरह से आपको 2 बार 3 बार देख करके वीडियो, चाहे इसका PDF प्राप्त करके आसानी से इसको पढ़ लेना है। पढ़ने से अच्छा है कि 2 बार आप वीडियो देख लीजिए, आसानी से वो आपके दिमाग में बैठ जाएगी, क्योंकि मैं उसके साथ 1-2 बातें और बताता रहता हूँ, वो आपको आसानी से लर्न हो जाएगी। अब देखिए डास रैक डैश वेटिसस कार्य है। अब ये किसका कार्य है? ये सैविग्नी महोदय का कार्य है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। डास रैकेट डैश वेटेस सैविग्नी की पुस्तक है। इसका प्रकाशन 1803 मीन्स की 1803 में हुआ था। इसका अर्थ है द लॉ ऑफ पोजेशन। लॉ ऑफ पोजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं। वहाँ पे क्या होता है? वो प्रॉपर्टी होती है, उसी प्रॉपर्टी पे हम लोग कब्जा करके रखते हैं, वही पोजेशन की बात कर रहे हैं। वहाँ से आपको रिलेट करके दोस्तों इनको याद कर लीजिए कि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है द लॉ ऑफ पोजेशन। इसका दूसरा किताब हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडिल एज है। इनका जो नेक्स्ट बुक है उसको हिस्ट्री ऑफ रोमन लॉ इन मिडिल एज के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 दोस्तों हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधिशास्त्री ने संहिताकरण का विरोध किया है? पहला क्वेश्चन भी यही था, ये भी क्वेश्चन 133 क्वेश्चन भी यही है। देखिए पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है। निम्नलिखित में से किस विधिशास्त्री ने संहिताकरण का विरोध किया है? जो विधिक विकास को एक लौह पिंजरे में बंदी बना सकता है तथा व्यक्तियों के विचारों की बाढ़ के उस निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने का प्रयास किए जो जल की शानदार अशून्यता में प्रवाह होती है। तो ये सैविग्नी महोदय जी के द्वारा ये बात कही गई है। दरअसल इसका हिंदी बड़ा कठिन दिया है और वो कॉमन वर्ड में जो हिंदी नहीं दिया रहता, थोड़ा सा उसको दिक्कत होता है। सैविग्नी ने संहिताकरण का विरोध करते हुए कहा है कि जो विधि विकास को एक लौह पिंजरे में बंदी बना सकता है, मीन्स कि विकास को ये क्या कर सकता है?
विकास को ये रोक देता है। संहिताकरण जो होता है ये विकास को रोक देता है। ये कहना चाहते हैं कि संहिताकरण नहीं होना चाहिए तथा व्यक्ति के विचारों की बाढ़ के उस निर्बाध प्रवाह को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जो जल की शानदार अक्षमता से प्रवाह में है। मीन्स कि जैसे ही हम लोग नहर बह रही है, कोई पानी बह रहा है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, बैरियर लगा देते हैं, रुकावट लगा देते हैं। अगर हम रुकावट नहीं लगाते हैं तो पानी क्या होती है, अपने प्रवाह में, जिस प्रवाह में वो बह रही थी उसी तरह बहती रहेगी। इसी तरह इनका मानना है कि जो व्यक्ति है, जो स्वतंत्र है, उसके ऊपर कानून का कोडिफिकेशन करके इस प्रकार से उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं लगाना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए। ये सेविगनी महोदय का मानना था। लेकिन अगर दोस्तों लॉ अपने समाज में नहीं रहेगा तो क्या कहीं शांति कायम रहेगी? हर जगह क्योस फैला रहेगा, कोई किसी का संपत्ति लूटेगा, कोई किसी का संपत्ति लूटेगा। जैसे पहले हुआ करता था राजा महाराजाओं के समय में, एक राजा बैठा है, दूसरा राजा क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि कब उनको लूट लिया जाए। तो इस प्रकार का क्योस फैल जाएगा, इसीलिए लॉ को कोडिफाई करना जरूरी पड़ गया समाज को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 134 को यहाँ पर के आप लोग देख सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित विचारधाराओं में से कौन सी इस विचार से जुड़ी है कि विधि पाई जाती है, बनाई नहीं जाती एवं स्वयं विद्यमान है। यहाँ पे कहा जा रहा है विधि को पाई जाती है। विधि को बनाया कैसे जा सकता है? विधि को बनाया नहीं जा सकता है, विधि को पाया जा सकता है। क्यों पाया जा सकता है, कैसे पाया जाता है? क्योंकि विधि हमारे समाज में ऑलरेडी विद्यमान है। ये ऐतिहासिक विचारधारा का मानना था। ऐतिहासिक विचारधारा किसको टारगेट करता है? कस्टम्स को, रूल्स को, ट्रेडिशंस को, इन्हीं सब को क्या करता है, वो टारगेट करता है। देखिए इस क्वेश्चन का वेटेज देखिए पहले आप लोग, कहाँ कहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक जर्मन विधि शास्त्री फ्रेडरिक कार्ल सेविग्नी एवं उनके समर्थकों का मत है कि विधि का अस्तित्व मानव समुदाय में आचरणगत नियमों के रूप में उपस्थित रहता है, अतः विधि बनाई नहीं जाती वरन जन समुदाय में विद्यमान रहती है। उनका कथन है कि विधि राष्ट्र के साथ जन्म लेती है, बढ़ती है तथा विघटन होने के साथ समाप्त हो जाती है। उनका मानना यही कि राष्ट्र के साथ विधि क्या करती है, अपना जन्म लेती है, राष्ट्र विधि के साथ ही धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 135 देखिए, कानून पाया जाता है, बनाया नहीं जाता है, इसकी अवधारणा संबंधित है। किससे संबंधित है? ये ऐतिहासिक विचारधारा से इसकी अवधारणा संबंधित है कि कानून को पाया नहीं जाता है, बल्कि बनाया नहीं जाता बल्कि पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 136, विधि का राष्ट्र के साथ जन्म होता है, यह उसी के साथ बढ़ती है और उसी के साथ विघटन पर समाप्त हो जाती है, यह उसकी एक विशेषता है। यह कथन किसका है? यह कथन ऐतिहासिक विचारधाराओं वाले का है, जो ऐतिहासिक विचारधाराओं में फॉल करते हैं। यह कथन उन्हीं महोदय लोगों का है। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, विधि राष्ट्र के साथ पैदा होती है, उसी के साथ बढ़ती है और उसके विघटन होने के साथ समाप्त हो जाती है और यही इसकी विशेषता है। यह कथन किसका है? यह कथन सेविग्नी महोदय जी का है। यह सेविग्नी महोदय जी के द्वारा ये बात कही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 138, किसने निम्नलिखित शब्दों में लिखा है कि विधि व्यक्ति के विकास के साथ विकसित होती है, उसकी शक्ति के साथ सशक्त होती है और अंततः राष्ट्र की राष्ट्रीयता समाप्त होने पर समाप्त हो जाती है? तो इस टाइप का बात सेविग्नी महोदय ही कह सकते हैं और उन्हीं के द्वारा भी ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 139, विधि व्यक्तियों के विकास के साथ विकसित होती है, उसकी शक्ति के साथ सशक्त होती है और जैसे ही एक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता खो देता है, विधि भी समाप्त हो जाती है। कथन सेविग्नी महोदय का है। इसी प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों घुमा घुमा के आपसे बार बार पूछा जाएगा और आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है कि ये किसके द्वारा कहा जा रहा है। नए नए शब्द उसमें डाले जाएंगे आपको कंफ्यूज कराने के लिए, लेकिन आपको कंफ्यूज होना नहीं, आपको पीसीएस जे क्रैक करना है एनी हाउ। निम्नलिखित में से किस शाखा के साथ विधि की जातिवादी सिद्धांत जुड़ा हुआ है? किसके साथ जातिवादी सिद्धांत जुड़ा है? ऐतिहासिक शाखा के साथ जुड़ा हुआ है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। विधि का जातिवादी सिद्धांत ऐतिहासिक शाखा से जुड़ा हुआ है। जर्मनी में नाजियों ने जातिवादी सिद्धांत का प्रयोग सत्ता हथियाने के लिए किया था। इस प्रकार का नाजीवादियों ने सत्ता को हथियाने के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 141 देखिए, निम्नलिखित विधि शास्त्रियों में से कौन विधि शास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है? ऐतिहासिक विचारधारा की जब बात आती है तो सर हेनरी मेन की बात हम यहाँ पे लेते हैं। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। फ्रेडरिक हीगल विधि के आदर्शवादी ऐतिहासिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। हीगल को विधि शास्त्र के दर्शनी शास्त्र विचारधारा में स्थान प्राप्त है, तो दूसरे तरफ उन्हें ऐतिहासिक विचारधारा में भी स्थान प्राप्त है। सर हेनरी मैन ऐतिहासिक विचारधारा के प्रमुख विधि शास्त्री हैं, अतः यहाँ पर सर्वोत्तम सर हेनरी मेन ही होंगे। जो सर्वोत्तम उत्तर होगा वो सर हेनरी मेन ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए,
यहाँ पे बताया जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्र की ऐतिहासिक शाखा से संबंधित है। जहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, देखिए फिर से हेनरी मैन साहब यहाँ पर आ गए। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, निम्नलिखित में से कौन विधिशास्त्री ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित नहीं है। अब यहाँ पे आपको फंसाने के लिए आ जा रहा है, देखिए कौन नहीं संबंधित है, तो अगस्ट काम्टे महोदय संबंधित नहीं है। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, अगस्ट काम्टे समाजशास्त्री शाखा के प्रमुख विधिशास्त्री हैं, ऐतिहासिक शाखा के नहीं। शेष तीनों हेनरी मैन, पूछताछ, सेविग्नी ऐतिहासिक स्कूल के विधिशास्त्री हैं। बाकी ये जो तीनों लोग हैं ये ऐतिहासिक विधिशास्त्र के विधिशास्त्री हैं, लेकिन वो नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए, निम्नलिखित विधिशास्त्रियों में से कौन ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं था। तो ये यहाँ पे इहरलिच महोदय जो है वो विधिशास्त्री स्कूल से मीन्स की ऐतिहासिक स्कूल से संबंधित नहीं थे। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, यूगेन इहरलिच विधिशास्त्री समाजशास्त्री स्कूल के प्रमुख विधिशास्त्री हैं, ऐतिहासिक स्कूल के नहीं। जबकि शेष तीनों सेविग्नी, हीगल मेन ऐतिहासिक स्कूल के प्रमुख विधिशास्त्री हैं। हीगल दार्शनिक विचारधारा के साथ ऐतिहासिक विचारधारा में भी स्थान पाते हैं। इहरलिच समाजशास्त्री विचारधारा के विधिशास्त्री हैं। अतः यहाँ सर्वोत्तम जो हमारा विकल्प होगा वो डी हमारा विकल्प होगा। क्वेश्चन नंबर 145 यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित विचारों में से कौन ऐतिहासिक शाखा विचारधारा का नहीं है। अब कौन नहीं है, अब यहाँ पे किसकी खोज हम लोग कर रहे हैं, कौन नहीं है। तो यहाँ पे जो बेंथम महोदय हैं ये सही विकल्प नहीं है। इनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पूछताछ, सेविग्नी और मेन ऐतिहासिक शाखा के विचारक है। दोस्तों ये जो मैं बार बार आपसे रिपीटेशन कर रहा हूँ, नाम ले रहा हूँ, इसी नाम को आप लर्न करेंगे, इन्हीं लोगों का नाम हमको एग्जामिनेशन में मार्क्स दिलाएगा। कोई दूसरा नाम हमको रट के एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं दिलाएगा। यही पूछता है, सेविग्नी है, प्रोफेसर HLA हार्ट है, यही लोग हमको एग्जामिनेशन में नंबर दिलाएंगे, यही लोग हमें जज बनाएंगे। तो इनका नाम बार बार रटने से हमको याद कर लेना है। जबकि बेंथम विश्लेषणात्मक शाखा के बेंथम ने विधि का उच्चतर सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। यह उच्चतर सिद्धांत विधि की उपयोगितावाद मीन्स की बेंथम की उपयोगितावाद विचारधारा उन्हें ऑस्टिन से पृथक कर देता है। जो ऑस्टिन है उनसे अलग करने का कार्य यही करता है। क्वेश्चन नंबर 146 देखिए, विधि के तुलनात्मक अध्ययन को प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मेन जी के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। इंग्लिश, रोमन एवं हिंदू विधिशास्त्रियों के गुण अध्ययन के फलस्वरूप सर हेनरी मेन ने विधि के ऐतिहासिक शाखा में तुलनात्मक पद्धति अपनाए जाने पर उन्होंने बल दिया है कि किस प्रकार से ऐतिहासिक पद्धति को अपनाया जाएगा, उसी पर इन्होंने बल दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 147 दोस्तों देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम विधि का तुलनात्मक अध्ययन किस विधिशास्त्री ने किया है? सर्वप्रथम तुलनात्मक अध्ययन किसके द्वारा किया गया, मीन्स की तुलना किसके द्वारा किया गया था? तो ये तुलनात्मक अध्ययन की बात आती है तो ये सर हेनरी मेन जी के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 148 क्या कह रहा है? मेन के अनुसार विधि के निम्नलिखित विकास के चरणों का क्रमबद्ध कीजिए, मीन्स कि इसको अरेंज करिए। तो अब यहाँ से आपको देखने से अच्छा है कि आप इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेंगे, आपका टाइम भी नहीं खराब होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। ब्रिटिश ऐतिहासिक विचारधारा के संस्थापक और मुख्य प्रवर्तक सर हेनरी मेन थे। ये बात समझ में आ गई। मेन ने समाज को दो भागों में वर्गीकृत किया है। प्रथम स्थिर समाज और द्वितीय विकासशील समाज। समाज दो प्रकार का होता है। एक स्थिर समाज होता है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो स्थिर समाज में, मीन्स कि किसी भी प्रकार का उसमें मोशन उनको नहीं चाहिए, वो जैसे हैं वैसे ही होना चाहिए। और जो नए जमाने के लड़के हैं उनमें क्या होना चाहिए? विकासशील समाज। तो आप इस प्रकार से आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। दोस्तों मेरा इस वीडियो को लाने का मेन उद्देश्य है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देखे रहेंगे, जैसे ही आपके दिमाग में वो स्ट्राइक कर जाएगा तो आपको नंबर दिला के जाएगा। दोनों में विकास चार चरणों में पाया जाता है, जो निम्न है। प्रथम चरण दैवी प्रणेता से बनाई गई विधि, जो दैवी प्रणेता से बनाई गई विधि है। दूसरा चरण रूढ़िगत विधि। तीसरा चरण पुजारियों के पास विधि का ज्ञान। चौथा चरण संहिताकरण, मीन्स की संहिताकरण। मेन के अनुसार स्थिर समाज इस चार प्रकार के आगे विकसित नहीं करता है, परंतु विकासशील समाज अपनी विधि का विकास वैधानिक परिकल्पनाओं, साम्य और विधायन के माध्यम से करता रहता है। यही इनके द्वारा बात कही गई है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 149, थ्योरी ऑफ जस्टिस कृति है। ये किसकी कृति है? ये रॉल्स महोदय की कृति है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। थ्योरी ऑफ जस्टिस 1972 में प्रकाशित की गई थी। यह जॉन रॉल्स की कृति है। इसमें रॉल्स ने सामाजिक संविदा और कांट के विधिक दर्शन को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। ये बात इनके द्वारा बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 150 देखिए। किसके अनुसार प्रगतिशील समाज अब तक की हैसियत से संविदा की ओर गतिमान है? तो ये किसके द्वारा? ये मेन के द्वारा ही कॉन्सेप्ट दिया गया है हैसियत से संविदा की ओर। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए। विधि शास्त्र की ऐतिहासिक शाखा के समर्थक सर हेनरी मेन ने समाज तथा विधिक संस्थाओं के उद्भव, विकास तथा स्रोत के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा है कि प्रगतिशील समाज अब हैसियत से संविदा फ्रॉम स्टेटस
टू कॉन्ट्रैक्ट की ओर गतिमान है। अब इनका जो सिद्धांत है वो फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट है, सर हेनरी मेन का ये सिद्धांत दिया गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 151, कुछ समाजों समुदायों का विशिष्ट लक्षण है कि वे विधि का विकास परिकल्पना साम्य तथा विधायन के माध्यम से करते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन प्रगतिशील समाजों से है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। विधि के ऐतिहासिक अध्ययन में तुलनात्मक पद्धति अपनाए जाने पर बल देने वाले सर हेनरी मेन सामाजिक तथा विधिक कारकों को पूर्णतः पृथक न रखे जाने का समर्थन करते हैं। उनके विचारानुसार समाज या तो स्थिर होता है अथवा विकासशील होता है। अभी आप लोगों ने स्थिर और विकासशील के बारे में देखा है। प्रथम 4 चरणों में व्यक्ति का आदेश द्वारा विधि विकास का प्रारंभ, आदेश का प्रथा का स्वरूप ले लेना। थर्ड, शासन के स्थान पर कुछ सीमित लोगों का आधिपत्य। चौथा, विधि का प्रसारित होकर संहिता में परिवर्तन तक स्थिर समाज तथा प्रगतिशील समाज दोनों का विकास एक समान होता है, किंतु चौथे चरण के पश्चात स्थिर समाज का विकास कुंठित हो जाता है तथा प्रगतिशील समाज का विकास वैधानिक प्रकल्पना मीन्स की लीगल फिक्शंस, साम्य, इक्विटी और लेजिस्लेशन के माध्यम से निरंतर जारी रहता है। यहाँ पे जो सी तथा डी दोनों समानार्थी होने के कारण दुविधा पैदा हो रहा था, उसीलिए सी जो है प्रोग्रेसिव सही अर्थ है। जो प्रोग्रेसिव समाज की बात की जा रही है, जो प्रगतिशील समाज की बात की जा रही है, वहीं यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर होगा। दोस्तों हमको किसी भी क्वेश्चन को एप्रोप्रिएट आंसर उसका देख करके ही लगाना है। क्वेश्चन नंबर 152 देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि विकासशील समाजों का अब तक का संचालन परिस्थिति से संविदा की ओर का संचालन रहा है? ये किसके द्वारा कहा गया है कि अब तक परिस्थिति से संविदा की ओर रहा है? तो ये जो कहने वाले हैं ये मेन महोदय के द्वारा ही कहा गया। अब इनके एक्सप्लेनेशन अगर है तो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन में क्या कहते हैं। एक्सप्लेनेशन में देखिए, विकासशील समाज का अध्ययन करने के पश्चात हेनरी मेन ने कहा है कि विकासशील समाज का अब तक का संचालन परिस्थिति से संविदा की ओर का रहा है। मेन ने इस आधार पर परिस्थिति से संविदा की ओर सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ह्यूगो वर्क, मेन व हर्बर्ट स्पेंसर ये चारों ऐतिहासिक शाखा के समर्थक थे। ह्यूगो जर्मनी के थे, जबकि हेनरी मेन व एडमंड वर्क इंग्लैंड के थे। ये लोग इंग्लैंड के थे। 153 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रगतिशील समाज का संचालन अब तक परिस्थिति हैसियत से संविदा की ओर हुआ है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो हेनरी मेन महोदय का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 154 देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट्स की सहायता से इसको मिलाना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। पहले चौथा होगा, फिर पहला होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। तब अब यहाँ से हम इसके एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे तो ये आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। वहाँ पे टाइम ना खराब करने से अच्छा है। हॉलैंड के विधिवेता ह्यूगो ग्रेसियस की पुस्तक डी जूरे बेली ए पेसिस है, जबकि जेंटिलिस नैसर्गिक विधि से संबंधित है। विक्टोरिया के अधिरचनावादी शाखा का पूर्ववर्ती माना जाता है तथा जॉन ऑस्टिन प्रतिस्थापित नैतिकता के प्रणेता माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 155, डी जूरे बेली ए पेसिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये ग्रोसियस महोदय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए, 156 में क्या बताया जा रहा है? समाजशास्त्रीय स्कूल कार्य की प्रतिक्रिया थी। किसकी प्रतिक्रिया थी? किसने बताया था? ये प्रमाणवाद के सिद्धांत के द्वारा ये बताया गया था, उन्हीं की प्रक्रिया के बारे में बताया जा रहा है। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, विधि शास्त्र का समाजशास्त्रीय स्कूल विश्लेषणात्मक प्रमाणवादी के विरुद्ध एक प्रक्रिया थी। समाजशास्त्रीय स्कूल में विधि के व्यवहारिक या कार्यात्मक स्वरूप पर अधिक बल दिया गया तथा विधि को सामाजिक प्रगति का साधन माना गया। समाजशास्त्री विचारधारा के विधिशास्त्री रास्को पाउंड ने समाजशास्त्रीय अभियंत्रण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। यही इन्होंने के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया। क्वेश्चन नंबर 157 देखिए, सर्वाधिक व्यापक अर्थ में विधि सामाजिक दशाओं या यौगिक रूप है जिसे बाह्य व्यवस्था के माध्यम से राज्य की शक्ति के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? समाजशास्त्री विचारधारा के द्वारा की जा सकती है। इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, यह कथन समाजशास्त्री विचारधारा के प्रणेता इयरिंग का है। विधि को परिभाषित करते हुए इयरिंग महोदय कहते हैं कि विधि सामाजिक दशाओं या यौगिक स्वरूप है जिसे बाह्य व्यवस्था के माध्यम से राज्य की शक्ति द्वारा प्राप्त की जा सकती है। इयरिंग का सामाजिक हित उन्हें उपयोगितावाद के प्रणेता बेंथम से संबंध करता है, जबकि उनकी राज्य की शक्ति का सिद्धांत उन्हें ऑस्टिन से निकट लाता है। मीन्स की जो इनका प्रमाणवादी सिद्धांत है वो ऑस्टिन के निकट लाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 158 देखिए, विधि अंततः जो विधि होता है अंततः शांतिपूर्व कार्य आंतरिक ताकतों की उपज है। यह कथन विधिशास्त्र की किस विचारधारा से संबंधित है? तो ये ऐतिहासिक विचारधारा से संबंधित है। अब इनके एक्सप्लेनेशन को देखिए, विधिशास्त्र की ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक विधिशास्त्र सैविगनी के अनुसार विधि अंततः शांतिपूर्वक कार्य
आंतरिक ताकतों की उपज है। सैविगनी ने लोक चेतना वोल्काजिस्ट के विधि के विकास के मूल के माने में बताया है कि विधि का जो वोल्काजिस्ट का जो सिद्धांत है उसी के बारे में इन्होंने बताया है। यहाँ पे कथन और कारण दिया, रीजन और असर्शन दिया है। देखिए समाजशास्त्री विचारधारा की पाउंड के नाम से पहचान करना सरल है। मीन्स की जो समाजशास्त्री विचारधारा है इसको बता रहा है कि पाउंड के नाम से पहचान करना ये सरल है। अब इसका कारण क्या बता रहा है, किस कारण से समाजशास्त्री विचारधारा का न तो पाउंड से प्रारंभ होता है न ही अंत होता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 159 का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पे बताया ए और आर दोनों सही है, किंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, यहाँ पे यही बात बताई गई है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देख लेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। समाजशास्त्री विचारधारा के पूर्व समर्थकों में बेंथम, कांट, इयरिंग, वेबर, ड्यूगिट, इहरलिच, रास्कोपाउंड का नाम आता है। रास्कोपाउंड ने इयरिंग के विचारों को आधार मानते हुए सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत को जन्म दिया। बेंथम की विचार शैली में समाजशास्त्री पद्धति का बीजारोपण होता है। पाउंड के पश्चात जूलियस स्टोन, हार्ट तथा कार्ल लेवलिन इत्यादि समाजशास्त्री विचारक यहाँ पर आते हैं। इसके अंतर्गत जितने भी विचारक हैं सभी के नाम मैंने आपको एक बार मेंशन करके बता दिया। निम्नलिखित 4 प्रकार के विधिक सिद्धांतों पर विचार करें। अब 4 प्रकार के कौन सिद्धांत है, इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, पहला, चौथा, तीसरा। अब इसके एक्सप्लेनेशन को आप देखेंगे अच्छे तरह से आपको समझ में आ जाएगा। उपरोक्त विधिक सिद्धांतों का समय के अनुसार सही कालानुक्रम, विधि का अज्ञापक सिद्धांत पहले आया है, फिर इसके पास जन चेतना का सिद्धांत आया है, लोक चेतना का सिद्धांत आया है, वोल्काजिस्ट का सिद्धांत आया है, सब इन्हीं के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, सैविगनी महोदय का सामाजिक संहिता का सिद्धांत और सामाजिक अभियांत्रिकी का सिद्धांत आया है। तो मीन्स ये क्रोनोलॉजी बता रहा है, किस क्रोनोलॉजी में ये हमारा धीरे धीरे सबका डेफिनेशन आया। क्वेश्चन नंबर 161 देखिए, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक समेकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जो सामाजिक समेकता है इसका प्रतिपादन ड्यूगिट महोदय जी के द्वारा किया गया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, विधि शास्त्र के समाजशास्त्री स्कूल के प्रमुख विधि शास्त्री ड्यूगिट ने सामाजिक समेकता मीन्स की सोशल सॉलिडेरिटी के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक द लॉ ऑफ मॉडर्न स्टेट में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 162 में क्या बताया जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन विधिवेता का नाम सामाजिक समेकता सोशल सॉलिडेरिटी के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। तो ड्यूगिट महोदय का जो सिद्धांत है वही इससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 163 देखिए, सामाजिक एकता का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, किसके द्वारा, ड्यूगिट ने प्रतिपादित किया है, ड्यूगिट के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 164 देखिए, यहाँ पे आपको नया क्वेश्चन मिल रहा है, किसने कहा है कि सामाजिक समेकता एक तथ्य है और यह सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। यह बात ड्यूगिट ने कहा है, ड्यूगिट महोदय के द्वारा यह बात कहा गया। क्वेश्चन नंबर 165 देखिए, सामाजिक समेकता का आधार समाज के लोगों की पारस्परिक निर्भरता है, यह कथन किसका है, यह कथन ड्यूगिट महोदय का, ड्यूगिट महोदय जी के द्वारा यह बात कही गई। क्वेश्चन नंबर 166 को देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सहित उत्तर का चयन करिए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा। दोस्तों आप यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखते ही आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थॉमस एक्विनास ने विधि को 2 भागों में बांटा है, पहला शाश्वत विधि और दूसरा प्राकृतिक विधि। शाश्वत विधि दैवीय विधि की उपज है, जबकि प्राकृतिक विधि मानव विवेक की उपज है। दोनों बातें आपको समझ में आ जाएगा। इनका संबंध तर्कों के आदेश से है। जॉन ऑस्टी का संबंध सिद्धांत मीन्स की समादेश सिद्धांत, केल्सन का मानक क्रम तथा राल्स का न्याय सिद्धांत से संबंधित है। ये बातें यहाँ पे बताई गई। क्वेश्चन नंबर 167 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 167 में बताया गया है, ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक सशक्ति में श्रम का विभाजन संबंधित महत्व का तथ्य है। इस सिद्धांत का नाम दिया गया है, किसके द्वारा दिया गया, सामाजिक संहिता मीन्स की एकात्मक सिद्धांत के द्वारा दिया गया। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक सशक्त में श्रम का विभाजन सर्वाधिक महत्व का तथ्य है। इस सिद्धांत को उन्होंने सामाजिक संहिता एकात्मक नाम दिया है, जबकि अन्य सिद्धांत यथा जन चेतना, सैविगनी का सामाजिक अभियांत्रिकी, डीन रास्कोपाउंड एवं सामाजिक संविदा ह्यूगो ग्रेशियस द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये इसके एक्सप्लेनेशन से दोस्तों, जब एक्सप्लेनेशन के साथ आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ पे आपका कमांड बन जाता है, और कोई भी चीज़ हमारा मानना है कि एक्सप्लेनेशन के साथ ही पढ़ना चाहिए। ड्यूगिट ने अपना सिद्धांत श्रम के विभाजन एवं सामाजिक संश्लेषण पर आधारित किया है। यह सिद्धांत कहा जाता है, इसको कहा जाता है सामाजिक समेकता का सिद्धांत, इसको कहा जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए, ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक सशक्ति में श्रम का विभाजन सर्वाधिक महत्व का तत्व है। इस सिद्धांत को उन्होंने सामाजिक समेकता के सिद्धांत नाम दिया है। अन्य सिद्धांत यथा मूनमालक, केल्सन विद्यात्मक का सिद्धांत का सामाजिक सिद्धांत इहरलिच से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 169 देखिए, सामाजिक कार्य का विचार
व्यक्तिपरक अधिकार की संकल्पना को निरस्त कर देता है। यह कथन किसका? यह कथन ड्यूगिट महोदय का। ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक कार्य का विचार व्यक्तिपरक अधिकार का संकल्पना को विस्तार कर देता है। क्वेश्चन नंबर 170 दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें क्या कहा जाए? सामाजिक नियंत्रण की धुरी राज्य संगठन में निहित न होकर राज्य के अंतर्गत पाए जाने वाले सामूहिक निकायों में निहित है। यह कथन किसका है? यह कथन ड्यूगिट महोदय जी का है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। समाजशास्त्रीय विचारधारा एवं सामाजिक समयकता के सिद्धांत के प्रतिपादक ड्यूगिट के अनुसार सामाजिक नियंत्रण की धुरी राज्य संगठन में निहित है, जो राज्य के संगठन में उसी में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 171। सामाजिक नियंत्रण की संकल्पना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? विधि की परिभाषा के मूल में है। तो ये बात किसके द्वारा की गई है? ये रास्को पाउंड जी के द्वारा ये बात कही गई है। अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। समाजशास्त्रीय शाखा के समर्थक अमेरिकन विधिशास्त्री डीन रास्को पाउंड द्वारा प्रतिपादित समाजशास्त्र की अभियांत्रिकी का सिद्धांत अर्थ है समाज में प्रतिस्पर्धा हितों का संतुलन। पाउंड के अनुसार विधि का कार्य सामाजिक अभियांत्रिकी है। इन्होंने सामाजिक हित को 3 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन सा? निजी हित होता है, लोक हित होता है और एक सामाजिक हित होता है। पाउंड के अनुसार विधि का उद्देश्य न्यूनतम टकराव के साथ आवश्यकताओं की पूर्ति से है। दोस्तों इस सेशन में इतना ही क्वेश्चन था। जितना क्वेश्चन हो सकता था उतना क्वेश्चन मैं इस सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इस सेशन को जरूर अपने लॉ के फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको शेयर नहीं करेंगे तब तक थोड़ा सा हमारा भी मनोबल डाउन ना हो। इसलिए प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपको अच्छा लगता है, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो पीसीएस जे का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके पास आप इस वीडियो को शेयर करिए। और दोस्तों कमेंट सेक्शन होता है, उसमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, जिससे कि मैं और मोटिवेट हूँ और आपके लिए कार्य करूँ और आपका पीसीएस जे के लिए सिलेक्शन आपका सुनिश्चित कराने में मेरा थोड़ा सा भूमिका होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।